नमस्कार। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कंगना रनौत हमारी नई एमपी के साथ अभी शपथ नहीं ली है, एमपी इलेक्ट हैं। उनके साथ जो हुआ वो शर्मसार कर देने वाला तो था ही, लेकिन बहुत ही चिंताजनक था। कई सवाल उठते हैं कि ऐसा हो कैसे गया। सीआईएसएफ के जो लोग वीवीआईपी सिक्योरिटी या जो एयरपोर्ट पे होते हैं, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी होती है कि उनको कैसे अपने जज्बातों को काबू में रखना है, कैसे उन्हें टैकल करना है सिचुएशन को। 2020 में एक स्टेटमेंट दिया था कंगना ने, जब चल रहा था प्रोटेस्ट किसानों का। ये बोला था कि ये जो लेडीज किसानों की प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये 100-100 रुपए में बैठी है, 100-100 रुपए लेकर बैठी है। इसी बात को उस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल ने दोहराया भी। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट दिया भी था, तो किसानों ने भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे, बहुत सारे मिनिस्टर्स और बहुत सारे पॉलिटिशियंस के खिलाफ। तो कंगना के खिलाफ भी बोला गया था। ऐसा कुछ नहीं है, बोला जाता है, लेकिन ये क्या हुआ? किस तरीके का माइंडसेट और कितना खतरनाक है ये, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ ओंकार चौधरी सर। ओंकार चौधरी सर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक लंबे अरसे तक इन्होंने जर्नलिज्म की है, साथ में इन्होंने पत्रकारिता को जिया है। जिया है मतलब पत्रकारिता के इन्स एंड आउट्स, और सरकारें बनती बिगड़ती देखी, ये भी देखा कि कैसे ऐसे मूवमेंट्स को पब्लिसिटी दी जाती है। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर आज के ये जो इवेंट हुआ है चंडीगढ़, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड इवेंट था किसानों को और खालिस्तान को प्रमोट करने के लिए? देखिए, ये तो जांच का विषय है कि ये पहले से ऑर्गेनाइज था या अचानक उनके सामने उनको दिखाई दिया कि कंगना है। और जैसा वो लेडी कांस्टेबल कह रही है कि मेरी माँ भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थी, तो मैंने प्रतिरोध में जो है कंगना को हिट किया है। अब ये सस्पेंड हो गई है, गिरफ्तार हो गई है, उसके लिए एक एसआईटी का गठन हो गया है, जांच सीआईएसएफ के अधिकारी कर रहे हैं। और जाहिर है कंगना रनौत जो है कोई मामूली लेडी तो है नहीं, एक बहुत ही सफल अभिनेत्री भी है, और अब भारतीय जनता पार्टी की मंडी से सांसद भी हैं। और वो दिल्ली आ रही थी क्योंकि कल सेंट्रल हॉल में प्राइम मिनिस्टर अपने एनडीए के सभी चुने हुए सांसदों को संबोधित करने वाले हैं, और औपचारिक रूप से उन्हें नेता चुना जाना है ताकि वो राष्ट्रपति के सामने अपनी नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकें, विधिवत, कानूनी। तो कंगना रनौत के साथ जो कुछ हुआ है, इस घटना ने हमें कई दूसरी और घटनाएं याद दिला दी हैं। इंदिरा गांधी वाली घटना याद दिला दी है, जिसमें उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों बेअंत और सतवंत ने उनको उन्हीं के सरकारी आवास एक सफदरजंग में गोलियों से भून डाला था 1984 में। इसके अलावा राजीव गांधी की ये घटना भी याद आ गई है। राजीव गांधी जब श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर गए थे, तो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए जाते समय एक गार्ड ने उन पर अटैक किया था अपनी बंदूक से। वो बाल बाल बचे थे। और बाद में तो 1991 में जब चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर गए, तो वहां लिट्टे के आतंकवादियों ने उनकी हत्या ही कर दी। इसी चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय में नीचे पोर्च में गाड़ी खड़ी हुई थी, और तब के पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह जब गाड़ी में बैठने वाले थे, तो एक आत्मघाती दस्ते ने उनको भी उड़ा दिया था, उनकी भी हत्या कर दी थी। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, ऐसी बहुत सारी दर्दनाक घटनाएं हैं जब सुरक्षा कर्मियों के बीच में या सुरक्षा कर्मियों ने ही इस तरह की हरकतें की हैं और जो वीआईपी हैं उनकी जान ली है। आपने बिल्कुल सही बात कही है। और कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली जो लेडी कांस्टेबल है, अब जरा कल्पना करिए अगर उसके हाथ में गन होती तो वो तो कुछ भी कर सकती थी, और कंगना का ये आज अंतिम दिन भी हो सकता था उनके जीवन का। तो इसलिए इस तरह की घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। हमारे यहाँ अलग अलग फोर्सेस में, अर्धसैनिक बलों में भी, सेना में भी, पुलिस में भी
लोगों को भर्ती किया जाता है, अलग-अलग पदों पर उनको ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। लेकिन जो एक रिफ्रेशमेंट कोर्स होना चाहिए और समय-समय पर जो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी जो प्रोफाइलिंग चेक करनी चाहिए, उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, किसी अफ़सर को बैठ कर के उनसे बात करनी चाहिए हर 15-20 दिन बाद या 1 महीने या 3 महीने बाद कि उनके विचारों में किसी तरह का कोई बदलाव तो रेखांकित नहीं किया जा रहा है, किसी तरह की किसी घटना को लेकर के उनके दिमाग में कोई गर्मी तो नहीं है, उनके विचार तो नहीं बदल रहे हैं या ट्रेनिंग के समय जो सिक्योरिटी को लेकर के, उनकी ड्यूटी को लेकर के जो बातें उनको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, उसी के अनुरूप अभी भी वो काम कर रहे हैं या उसमें कुछ डायवर्जन है। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक इस तरह के खतरे बने रहेंगे। और हम तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की घटनाओं के भी गवाह रहे हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से सेना के कुछ अधिकारी और कुछ जवान जो हैं वो उस समय लगभग बगावत पर आमादा थे और बहुत सारे हथियार वगैरह लेकर के जो है वो गायब हो गए थे। तो उस तरह के खतरे जो हैं वो ये देश पहले भी फेस कर चुका है और इस घटना ने एक बार सबको फिर से सतर्क किया है और एक चेतावनी के रूप में इस घटना को लिया जाना चाहिए। सर मैं एक चीज फिर से ले जाना चाहूंगा एक जगह पर आपको कि इंदिरा गांधी के हत्यारे दोनों को हीरो का स्टेटस दिया गया था बाद में। आगे आपने एक घटना का जिक्र किया, श्रीलंका में राजीव गांधी जी के ऊपर अटैक हुआ था। जिसने अटैक किया था वो बाद में इतने बड़े हीरो बना कि वो आदमी एमपी बना श्रीलंका में। अमृतपाल है एक, जैसे बोलते हैं कि उसके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है, उस आदमी को जेल में डाला हुआ है, लेकिन वो जीता है। इस बार एक और वो खादर साहब से जीते हैं और दूसरा सरबजीत सिंह खालसा जो कि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन में जो 2 लोग थे उनमें से एक के बेटा है, वो भी जीता है इस इलेक्शन को। तो ये सारे के सारे लोग जिनको हीरो बनाया जाता है, और आज ही की बात करूं तो आज ही ऐसा भी हुआ है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो बिंद्रा वाले के पोस्टर्स लेके बैठे थे। क्या पंजाब में कुछ गड़बड़ चल रहा है? ये ऑपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स ने पंजाब को फिर कहीं गलत जगह तो धकेलना नहीं शुरू कर दिया। यानी कुछ गलत नहीं चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर गलत चल रहा है। आप याद करिए खालिस्तानी पन्नू का बयान वीडियो जिसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने हमसे 133 करोड़ रुपए दिए हैं, हमसे 133 करोड़ रुपए लिए हैं चंदे के रूप में और इन्होंने वायदा किया था कि जो रायसीना रोड पर कांग्रेस सेवा दल या कांग्रेस यूथ ऑफिस के सामने जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें प्रोफेसर देवेंद्र सिंह भुल्लर अभियुक्त है, जिसमें ये मनजिंदर सिंह बिट्टा भी घायल हुए थे और बहुत सारे लोग मारे भी गए थे और घायल भी हुए थे कि उनको हम जेल से रिहा करा देंगे जब हम सत्ता में आएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपना वो वादा नहीं निभाया तो खालिस्तानी पन्नू ने वीडियो में आरोप लगाए थे और केजरीवाल के मुंह से बोल नहीं फूटे थे, उन्होंने उसका खंडन नहीं किया था। उनकी पार्टी के भी किसी नेता ने सामने आकर के खंडन नहीं किया था। और जब से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, तब से एक के बाद एक वहां बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। ये बात ठीक है, 2 नाम आपने लिए हैं, एक खडूर साहब से खालिस्तानी प्रायोजित अमृतपाल जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और दूसरा फरीदकोट से जो बेअंत का बेटा सरबजीत खालसा चुनाव लड़ा और जीत गया। ये दोनों निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। एक और जानकारी मैं दर्शकों को दे दूं, आपको जानकारी होगी, बेअंत की पत्नी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बार चुनी गई थी और बाद में उनकी संदिग्ध स्थितियों में मौत हो गई थी करंट वगैरह लगने से। मोहाली में ये परिवार रहता था और एक बार करीब 15 साल या 18 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। सरबजीत 2 भाई हैं
और इनकी बहन मोहाली में जिसकी शादी हुई है, यानी बेअंत की बेटी, उससे भी मुलाकात हुई थी। और इनके विचार, इन जहाँ इनकी बेअंत की बेटी की शादी हुई है जिस परिवार में, उनके विचार अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये बेअंत के परिवार से वाबस्ता परिवार है। मतलब एकदम सामान्य बातें करते हैं, देश की बातें करते हैं, समाज की बातें करते हैं, अपने ऊपर हुए अन्याय की बातें करते हैं। लेकिन इस तरह के नॉन मेंबर्स अगर पंजाब चुन करके भेज रहा है, और ये इस बार 2 ही नहीं चुने गए हैं। इससे पहले जब संगरूर में भगवंत मान ने सीट खाली की थी और मुख्यमंत्री बने थे, उनकी जगह संगरूर से सिमरनजीत सिंह मान भी चुने गए थे, जो पूर्व आईपीएस हैं और जो खालिस्तानी समर्थक के रूप में माने जाते हैं, अलगाववादी के तौर पर उनकी पहचान है। तो ये सारी घटनाएं बताती हैं। इनके अलावा एक बारामूला से जो राशिद इंजीनियर चुना गया है, वो भी तो आतंकवादियों को मदद करने वाला रहा है और बीफ की पार्टी देने वाला रहा है। तो ऐसे-ऐसे लोग अगर संसद में पहुँचेंगे, पार्लियामेंट में पहुँचेंगे, तो आप कल्पना करिए इसका मैसेज कितना गलत जाएगा। और ये केवल हमारे देश का इंटरनल मसला नहीं है। जब इस तरह के लोग चुने जाते हैं और माननीय बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं, तो इसका इंटरनेशनली जो है बहुत गलत संदेश जाता है। ये जो कनाडा में, ये जो ऑस्ट्रेलिया में, ये जो यूके में, ये जो यूएस में जिस तरह की हरकतें होती रहती हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ भी, हमारे उच्चायोगों के सामने, हमारे दूतावासों के सामने, इनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। हमारे देश के खिलाफ और ज़्यादा विश्वमन शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी सरकार बनने जा रही है, निरंतरता में जो वो हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी, और इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। जो सिक्योरिटी को लेकर के चुनौतियां हैं, उनको भी मोदी जी को एड्रेस करना पड़ेगा। हालांकि पहले कार्यकाल में भी, दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, घर में घुस करके मारा है, जिन्होंने हमारे यहाँ हमलों की साजिशें रची, उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। पर इस बार मुझे लगता है कि और बड़ी चुनौतियां उनके सामने पेश आने वाली हैं। राइट सर। सर एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत सारे लोग नहीं मेरे से इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, किसी पे चप्पल फेंक के मारना, हमारे एक जर्नलिस्ट भाई बंधु है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी थे, एक जमाने में जब वो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने चिदम्बरम पे जूता फेंक के मारा था, और उसके बाद उनके बैकग्राउंड जर्नैल सिंह, जर्नैल सिंह, अब मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के न्यूज चैनल में था और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के न्यूज़पेपर में थे, दोस्ती अच्छी थी, डिफेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मिलते भी रहते थे। लेकिन उसके बाद वो पॉलिटिशियन बने, एमएलए बने, क्या नहीं मिला। कुछ ऐसा भी होता है, इस थप्पड़ के पीछे कहीं ऐसी भी साजिश हो सकती है। लोग इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मेरी मानना है कि साजिश होती है। इसमें इंटरनेशनल लेवल पे सर ये खालिस्तान जो है, पाकिस्तान तो सपोर्ट कर ही रहा है, अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। इतनी अच्छी दोस्ती होते हुए हमारी अमेरिका से, क्या हम कर्टेल कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे? अमेरिका भी अपनी गेम खेल रहा है। एक तो रोहित जी, चूंकि आप जियोपॉलिटिक्स के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और मैं आपको अलग अलग चैनलों पर सुनता भी रहता हूं, तो मेरे से ज़्यादा बेहतर जानकारी आपको है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ के जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, लफंगे हैं, लुच्चे हैं, बदमाश हैं, माफिया हैं, आतंकवादी हैं, वो पश्चिमी देशों के लिए हीरो ही हैं। आप सारे नाम सोच लीजिए अपने दिमाग में, वो सब वहाँ हीरो हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं भारत के उभार को, भारत की तरक्की को और भारत की लीडरशिप को। और लीडरशिप भी कैसी, जिसके विदेश मंत्री यूरोपियन कंट्रीज को भी आंखों में आंखें डाल करके जवाब देना जानते हैं। जब यूरोपियन कंट्रीज सवाल उठाते हैं कि भाई यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है
और भारत अभी भी वहां से ईंधन खरीद रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में रूस की मदद कर रहा है, तो यूरोप की धरती पर बैठ करके ही एस जयशंकर साहब ने उनको ये जवाब दिया था, टका सा जवाब दिया था कि जितना हम अपनी जरूरतों के लिए महीने भर में तेल खरीदते हैं, उतना तो यूरोपियन कंट्रीज सुबह से लेकर के दोपहर तक खरीद लेते हैं रूस से। तो आप कौन होते हैं हमसे इस तरह की बातें करने वाले? जितना हमको ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित जरूरतें हैं वो हम लेंगे, और जहां से हमको मिलेगा रीजनेबल रेट पर मिलेगा, लेंगे उसको। इसी तरीके से जब नस्लवाद को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, तमाम दूसरी चीजों को लेकर के ब्लिंकन ने बराबर में बैठ करके कुछ टिप्पणी की थी, तो उनको भी टका सा जवाब दिया था एस जयशंकर ने, और उन्होंने कहा था कि आप अगर हमारे यहाँ के ह्यूमन राइट्स की बात उठाते हैं तो फिर तो ब्लैक लाइव्स क्यों हुआ था आपके यहाँ, और दूसरी चीजें क्यों हुई थी, फिर तो हम भी उठाएंगे ना। अमेरिका में जो जो घटनाएं होती हैं या ब्रिटेन में जो होती हैं नस्लवादी हरकतें होती हैं, फिर तो हम भी उठाएंगे उन चीजों को। तो अगर वो लिहाज नहीं करते थे अभी तक भारत का, हमें दबाने की कोशिश करते थे, तो अब भारत ने भी उनका लिहाज करना बंद कर दिया है, क्योंकि भारत ये मैसेज दे रहा है पूरे विश्व को कि आप अगर सम्मान का भाव रखेंगे तो हम भी सम्मान का भाव रखेंगे। आप हमें अगर बेवजह दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम वो रुख अख्तियार करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। फिर हम भूल जाएंगे कि अमेरिका हमारा दोस्त है, या ब्रिटेन हमारा दोस्त है, या जापान या जर्मनी हमारा दोस्त है, या ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उनको बॉस बताता है, और वैसे खालिस्तानियों को जो है वहां पर खुल करके खेलने की छूट देता है। तो ये चीजें जो है भारत अब नोट करने लगा है। क्या वजह है? गलवान से लेकर के और पूरी लद्दाख, पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीन के सैनिकों की जहां तक इच्छा होती थी वहां तक घुस आते थे और घूम घाम करके फिर वापस चले जाते थे आराम से। जब तक उनकी इच्छा होती थी वहां रुकते थे या उस जमीन को दबा करके बैठ जाते थे, कोई चूं भी नहीं करता था। 2014 के बाद में भारत पूरा बदल गया है, और अब चीन को इस बात की जानकारी है, अच्छे तरीके से जानकारी है, कि अब घुसपैठ संभव नहीं है, अब जमीन का अतिक्रमण संभव नहीं है, अब आगे जाकर के जमीन पर कब्जा करके बैठने का बिल्कुल समय खत्म हो चुका है। तो इसलिए भारत भी और नरेंद्र मोदी भी, आपने इस चुनाव के दौरान भी देखा होगा किस किस तरह की साजिशें, जॉर्ज सोरोस से लेकर के ये खालिस्तानी तमाम जो डीप स्टेट मानी जाती है, पाकिस्तान की आईएसआई, चीन, इन सब ने किस तरीके से प्रायोजित किए हैं, और यहाँ पर किस तरीके से धन का जो है प्रचार प्रसार किया है, ताकि एक माहौल किसी तरीके से मोदी के खिलाफ बनाया जाए और उनको बहुमत तक पहुंचने से रोका जाए। बहुत हद तक वो कामयाब भी हुए हैं, लेकिन चूक गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी एनडीए के साथ, गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में गए थे। भारतीय जनता पार्टी को जरूर ये लोग सब 241 पर रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन एनडीए तो 290 से ऊपर पहुंच गया, इसलिए तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये सब फेल किए हैं, इनकी सबकी साजिशें विफल हुई हैं, और जो कुछ इस समय यहाँ दिखाई दे रहा है, अलग अलग जगहों पर जो घटनाएं हो रही हैं, ये उस गुस्से का ही परिणाम है। किसी ना किसी रूप में सबके गुस्से निकल रहे हैं मोदी जी पर। मोदी जी प्रतीक हैं, लेकिन किसी ना किसी को बहाना बना करके ये अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। राइट, तो ये बात अभी जांच में पता लगेगी कि किस वजह से ये हमला किया गया था। लेकिन 4 साल बाद 2020 में स्टेटमेंट दिया गया, 4 साल बाद हमले का मतलब गहरी साजिश तो साफ दिखती है। इससे पहले भी हमने देखा है कि खालिस्तानी जो आतंकवादी थे उनके पीछे कहीं ना कहीं साजिश थी, चाहे बड़े आतंकी जो कि पुणे तक जाकर के हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ की हत्या करके आए थे, उनके पीछे भी इंटरनेशनल साजिश रही है और बड़ी साजिशें रही हैं। इसके पीछे भी बड़ी साजिश की आशंका मुझे तो है, बाकी किसी को ना हो। थैंक्स अ लॉट सर, ओंकार सर, फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा सर, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। बहुत धन्यवाद आप।